पीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय यादव कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित चौथा अध्याय तीसरा अध्याय लेकर आया हूं, जिसमें अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे अम्ल और क्षार की, जिसमें आप अम्ल के बारे में जानेंगे। एसिड अम्ल किसे कहते हैं या फिर इसकी परिभाषा क्या है, तो इसके बारे में जहां तक आप लोगों को बताया गया होगा, हमारे कक्षा 7 में आप लोगों को अम्ल और क्षार की परिभाषा बताई गई होगी। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, जो स्वाद में कसैले होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। लेकिन ये सब अब एक सामान्यतः गुणों के बेस पर दी गई परिभाषा थी। आज आपको रासायनिक बेस पर दी जाएगी परिभाषा। तो बताया जाता है कि अम्ल की परिभाषा आपके स्टैंडर्ड के माफिक अगर देखा जाएगा तो अम्ल ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, या फिर कह सकते हैं आप प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुनिएगा। ऐसे रासायनिक पदार्थ अथवा ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, H3O प्लस चार्ज, ये हाइड्रोनियम आयन। अथवा अगर आप इस तरह से परिभाषा नहीं समझना चाहते या फिर कह सकते हैं आप नहीं समझ में आया, तो एक दूसरी भी परिभाषा है, ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः अभिक्रियाओं में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। एक बार फिर से सुनेगा। ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः अभिक्रियाओं में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अब अम्ल के बारे में अगर आप उदाहरण के तौर पर देखना चाहेंगे तो यहां पर सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। फिर आप देखेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। फिर इसके बाद अगर आप आएंगे देखेंगे HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। सामान्यतः इनकी अभिक्रिया हो और इसमें ये अपघटित होंगे, आप देखेंगे H+Cl-, ये आप देखेंगे 2H प्लस और सल्फेट आयन SO4 डबल माइनस चार्ज। फिर आप ध्यान देंगे, इधर आइए तो HNO3 में क्या आ जाएगा, H प्लस और आप ध्यान देंगे NO3 माइनस चार्ज। तो आप देख रहे हैं ये सामान्यतः अभिक्रियाएं हैं और ये तीनों अम्ल हैं। तो उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे तो ये देख रहे हैं आप H प्लस, यहाँ पर 2H प्लस है, यहाँ पर फिर H प्लस है। तो मिला जुला के परिभाषा क्या उदाहरण, ये परिभाषा के अनुसार ये उदाहरण है कि अम्ल ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः अभिक्रियाओं में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये देखिए आपके सामने हाइड्रोजन आयन है, और यही हाइड्रोजन आयन अगर आप ध्यान दीजिए जलीय विलयन का हो तो आप देखेंगे H प्लस और प्लस क्या H2O। तो आप ध्यान देंगे कि कंडीशन में बनेगा H3O प्लस चार्ज। एक देखिए इसमें था, तो यहां पर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा H प्लस और प्लस H2O। तो आप रिएक्शन के बाद देखेंगे H3O प्लस चार्ज। तो इस कंडीशन पर ये हाइड्रोनियम आयन है जो पहली परिभाषा के अनुसार बन रहा है। तो एक बार फिर से परिभाषा सुनेगा। अम्ल ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, अथवा अम्ल ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः अभिक्रियाओं में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये आप देखिए सामने, आपके सामने हाइड्रोजन आयन इतने हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा फिर आपके आगे ये अम्ल के भौतिक गुण परिभाषा के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो अम्ल के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। अब जो कक्षा 7 की परिभाषा है उसको आप भौतिक गुण में रख सकते,
रख सकते हैं आप। अम्ल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अगर आपका टॉपिक है अम्ल के भौतिक गुण, तो अगर आप देखेंगे अम्ल के भौतिक गुण क्या है, तो हमने कहा जो कक्षा 7 की परिभाषा है उसको आप फिजिकल प्रॉपर्टी में रख सकते हैं। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। फिर आगे अगर आप ध्यान देंगे, अगर अम्ल की प्रकृति जो होती है वो संक्षारक होती है, और संक्षारक प्रकृति के कारण ही कपड़े, कागज, लकड़ी ये सब जो होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं। तो इस प्रकार से ये अम्ल के इतने भौतिक गुण थे। एक बार फिर सुनेगा, अम्ल की प्रवृत्ति या फिर कह सकते हैं आप अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जल में विलेय होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। अब फिर इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो आएगा अम्ल का रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड यानी अम्ल के रासायनिक गुण। तो सबसे पहला है अम्ल की धातुओं से क्रिया। तो आप देखेंगे अब रासायनिक गुण के अंतर्गत अम्ल की धातुओं से क्रिया पहली रीडिंग है। अम्ल की धातु से क्रिया, तो आप कोई भी अम्ल लीजिए और धातु से क्रिया कराइए, तो इस कंडीशन पर देखेंगे जितने भी अम्ल हैं वो सामान्यतः धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एक बार फिर से सुनेगा, अम्ल सामान्यतः धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो आप देखेंगे, मान लीजिए आप आयरन ले रहे हैं Fe, और साथ में कोई अम्ल लीजिए HCl, फिर आप जिंक ले रहे हैं Zn, फिर इसके बाद आप ले लीजिए H2SO4। तो आप पाएंगे, देखेंगे सब में हाइड्रोजन गैस मुक्त होनी चाहिए। तो इस कंडीशन पे आप देखेंगे FeCl2 और प्लस क्या हो जाएगा H2, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखिए ये एरो का निशान जो है वो गैस का ही है, अगर नीचे तरफ होता तो सोल्यूशन के रूप में रहता। यहाँ पर ZnSO4 जिंक सल्फेट और प्लस आप देखेंगे H2 हाइड्रोजन गैस है। क्या देखिए संतुलित नहीं है, यहाँ पर Cl तो है, हाइड्रोजन तो है, यहाँ पर Cl एक हाइड्रोजन एक है, इसलिए आपको दो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए जितने भी आप अधिकांशतः अम्ल सामान्य धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा अगर रासायनिक गुण की बात करेंगे तो अम्ल का धात्विक कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया क्या होगी। ठीक है, अम्ल दूसरे अगर आप पॉजिटिव मतलब रासायनिक गुण पे आएंगे तो धात्विक कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो आप देखेंगे रिलेशन विथ या फिर कह सकते हैं आप रिएक्शन विथ मेटेलिक कार्बोनेट। तो आप देखिए उदाहरण के तौर पे अगर आप ध्यान देंगे सबसे पहले इसमें बताया जाएगा कि सामान्यतः अम्ल धात्विक कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं CO2 गैस और जल का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, सामान्यतः अम्ल धात्विक कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और CO2 गैस का निर्माण करते हैं।
तो आप देखिए, वैसे मान लीजिए कि CaOCO3 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, एक प्रकार का धात्विक कार्बोनेट है। और अगर आप देखिए यहाँ पर HCl से क्रिया कराएंगे, HCl, तो आप यहां देखेंगे, पाएंगे आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले आप देखिएगा Cl है और Ca है, यानी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन सकता है यहाँ पे, ये CaCl2 ये एक प्रकार का लवण है। फिर आपको देखिए जल बनाना है H2O, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो आपको CO2 गैस बनाना है, ये देखिए। तो बताया गया कि धात्विक कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण, जल और CO2 गैस मुक्त करते हैं। अगर आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए CaHCO3, यहां पर सिंगल एच रहेगा और बाई लगता है। जैसे आप देखिए एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपको पता होगा Na2CO3, ये आप देख रहे हैं ये सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन NaHCO3 इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, जहां पर सिंगल वहां पर आप बाई का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये भी अगर आप HCl से क्रिया करा लीजिए तो ये देखेंगे, पाएंगे आप यहाँ पर भी वही चीजें बनेंगी। क्या? CaCl2 CaCl2 और फिर उसके बाद जल बनेगा, और जल के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो ये और ये CaCl2 बनेगा, जल बनेगा और CO2 गैस बनेगा। तो इस कंडीशन पे आप देखेंगे यहाँ पर भी वही चीज रहेगी, H2O और प्लस CO2। लेकिन क्या ये समीकरण संतुलित है? तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए Cl 1 है, यहाँ पर Cl2 2 है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ पे Cl भी 2 हो गया। कार्बन आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन आप देखेंगे 1 है, यहाँ पे 2 1 3 है। कार्बन अकेला है, कार्बन यहाँ पर भी अकेला है। कैल्शियम अकेला है तो कैल्शियम भी यहाँ पे अकेला है। इस वजह से देखेंगे ये समीकरण ऊपर वाला आपका संतुलित हो गया। लेकिन दूसरा वाला समीकरण आप देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे 1H 2H, यहाँ पर भी आप देखेंगे 2H है आपके सामने। ऑक्सीजन आप देखेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन कितना है, ये देखिए 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ 3 है। कार्बन अकेले है, कार्बन वहां पर भी अकेले है, कैल्शियम भी अकेले है। इस प्रकार से आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीजें तो ये देखिए आपके सामने दूसरा समीकरण है। ये दोनों समीकरण जो है ये सिद्ध करते हैं कि समस्त अम्ल धात्विक कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके, समस्त अम्ल धात्विक कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? यहां पे आप देखेंगे लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। तो अब देखिए अगली अभिक्रिया है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया आप देखिए, तो यहां पर आप देखेंगे अम्ल की 2 रासायनिक अभिक्रिया आपने देखा है, या फिर रासायनिक गुण जिसमें अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और धात्विक कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल धात्विक कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं और साथ में CO2 गैस मुक्त करते हैं। अब फिर इसके बाद आइए तीसरा रिएक्शन है, या फिर तीसरा रासायनिक गुण अम्ल का है, जिसमें है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तीसरा रासायनिक गुण धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो आप देखेंगे अम्ल धात्विक ऑक्साइड के अभिक्रिया के साथ या फिर धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो इसमें यही पाएंगे कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं।
तो आप मान लीजिए कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, MgO ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, Na2O ये देखेंगे आप नाम सोडियम ऑक्साइड है, K2O ये आप देखिए पोटेशियम ऑक्साइड है। और यहां पर आप अम्ल लेंगे, चारों को साथ आप देखेंगे सब ये चारों चीजें धात्विक ऑक्साइड हैं। और वो दो नीचे जो थी पहले वाले रिएक्शन में वो धात्विक कार्बोनेट थे, यहां पर धात्विक ऑक्साइड है। तो यहां पर आप देखिए HCl ले लीजिए आप, और फिर आप यहां पर H2SO4 ले लीजिए, यहां पे आप HNO3 ले लीजिए, यहाँ पे आप फिर आप HCl ले सकते हैं, मतलब कोई भी ले सकते हैं, कोई भी अम्ल प्रबल अम्लों में से आप देख लीजिए। तो बताया जाएगा कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाएंगे, तो बताया गया कि लवण बनाना है और जल बनाना है। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे, तो देखेंगे CaCl पहला लवण बन के तैयार है, साथ में जल H2O। ये देखिए अम्ल समस्त धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके देख रहे हैं, अधिकांशतः, समस्त नहीं कह सकते, अधिकांशतः धात्विक ऑक्साइड साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए CaCl2 ये एक प्रकार का लवण है, कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ देखेंगे H2O फिर जल बना है। यहाँ पर आप देखिए MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में H2O ये देखिए। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर देखिए समीकरण संतुलित नहीं है, यहाँ पर Cl2 है, H2 है, यहाँ पर आप 2 HCl लिख सकते हैं। ये यहाँ से आगे इसको अलग कर लीजिए इतने को, ये यहाँ पर भी वही कहानी है इतना। फिर आइए देखिए अब आगे जो है Na2NO3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए NaNO3 का होल ट्वाइस, और फिर इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो H2O सोडियम नाइट्रेट। फिर इसके बाद आप आगे आइए, यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन 2 है ये, तो आपके हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर NaNO3 का होल ट्वाइस भी देखिए कंफर्म हो गया। फिर इसके बाद आप नीचे आइएगा KCl पोटेशियम क्लोराइड, और फिर H2O ये देखिए KCl, देखिए यहाँ पर K2 है, यहाँ पर आप 2 कर दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 है, तो यहाँ पे आप इसको 2 कर दीजिए। तो ये आप देखिए जितने भी धात्विक ऑक्साइड हैं सबसे अम्ल अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है। तो आप लोगों ने फिर इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे ये 3 रासायनिक गुण याद रखिएगा। अम्ल सबसे पहले था अम्ल की धातुओं से अपक्रिया, तो जिसमें बताया गया अम्ल धातुओं से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। दूसरा धात्विक कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया, तो उसमें बताया गया अम्ल धात्विक कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया करके लवण जल का निर्माण करते हैं, साथ में CO2 गैस मुक्त करते हैं। तीसरा रासायनिक गुण बताया गया अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, इसमें बताया गया कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल का ही निर्माण करते हैं। ये 3 प्रकार के रासायनिक गुण आपके समाप्त होते हैं। अब इसके बाद आता है अम्लों के उपयोग, यूज ऑफ एसिड, अम्ल के उपयोग, अम्ल के उपयोग। यूज ऑफ एसिड, तो अम्ल का क्या क्या उपयोग है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर आप ले लीजिए तो बताया जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण में आदि में प्रयुक्त होता है। अगर आप नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो यह सोने चांदी के शोधन में प्रयोग किया जाता है, साथ में उर्वरक और औषधि बनाने में भी उपयोगी है। फिर अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं तो वस्त्र उद्योग में भी है, और बताया जाता है कि इसे जो पेंट लगाया जाता है उससे पूर्व लोहे की जो चादर होती है उसकी सफाई में भी
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। अगर आप कुछ और भी खाने वाले अम्ल के बारे में बात करें, जैसे नींबू है, सिरका है, ठीक है, सिरके में आपको पता होगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में और संतरे में अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, और फिर उसके बाद जो इमली होती है उसमें टार्टैरिक एसिड होता है। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान देंगे तो ये अम्ल का उपयोग खाने में भी होता है। लेकिन एक चीज जानिएगा कि अम्ल अपनी कह सकते हैं आप सांद्रता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अम्लों के प्रकार पर भी ध्यान दे लीजिए क्या होते हैं। अम्ल के उपयोग एक बार फिर सुन लीजिएगा, अम्ल के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो उसमें बताया गया कि अम्ल का उपयोग जो होता है वस्त्र उद्योग में, कृत्रिम रेशे बनाने में, फिर इसके बाद औषधि उपयोग में, उर्वरक बनाने में, फिर खाने में भी दुर्बल अगर अम्ल है तो उस खाने में भी उसका उपयोग होता है भोजन के रूप में। तो इस प्रकार से ये अम्लों के उपयोग रहे हैं। अब बात आती है कि अम्ल के प्रकार कितने हैं। अम्ल के प्रकार, काइंड ऑफ एसिड, काइंड ऑफ एसिड। तो बताया जाएगा कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक दुर्बल अम्ल। यहां पर देखिए दोनों अम्लों का नाम लिख रहे हैं, एक प्रबल अम्ल और फिर इसके बाद जो है दुर्बल अम्ल। स्ट्रॉन्ग STRONG, वीक एसिड। अब बात आती है प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है। तो बताया जाता है कि ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं अथवा पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहते हैं। अब इसके अंतर्गत वही सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये कह सकते हैं आप नाइट्रिक अम्ल है, सोरे का अम्ल है। अगर आप उनके नाम जानना चाहें तो H2SO4, सॉरी इसके रासायनिक सूत्र अगर आप जानना चाहें, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। फिर इसके बाद आती है बात दुर्बल अम्ल, यानी कह सकते हैं आप वीक एसिड। तो इसके बारे में बताया जाता है कि ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे अगर आप ध्यान देंगे फार्मिक एसिड HCOOH, फार्मिक एसिड आपको पता होगा कि लाल चींटी का डंक जो होता है उसी का ये फार्मिक एसिड का ही प्रभाव होता है, फार्मिका उस चींटी को कहा जाता है। और बताया इसी के बेस पर ही इस लाल चींटियों में पाया जाने वाला या फिर बिच्छू के डंक जो होते हैं या फिर जो कह सकते हैं आप जो पीड़ा का अनुभव कराते हैं, और वो पीड़ा का अनुभव जो होता है सिर्फ फार्मिक एसिड की वजह से ही होता है। फिर इसके बाद बात करेंगे आप एसिटिक एसिड, सिरके का अम्ल है जिसको खाने में उपयोगी है, टार्टैरिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, ये सब जो है दुर्बल अम्ल में आते हैं। इस प्रकार आप इस अध्याय में अम्ल के अध्ययन में अगर आप लोगों ने ध्यान दीजिए क्या क्या पढ़ा गया है। तो सबसे पहले अम्ल की परिभाषा है जिसमें बताया गया कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं अथवा अम्ल सामान्य अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन आयन देते हैं। फिर इसके बाद अगर आप लोग पढ़े हैं अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, तो आप लोगों ने अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है, अम्ल जल में विलेय होते हैं, ये आपके भौतिक गुण थे। रासायनिक गुण में अगर आप ध्यान दीजिए क्या क्या देखें आप लोगों, तो अम्ल धातुओं से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, अम्ल धात्विक कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया करके लवण जल और CO2 गैस मुक्त करते हैं, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके आप देखेंगे तो लवण एवं जल का ही निर्माण करते हैं। फिर अम्ल के उपयोग आप लोग पढ़े हैं, अम्ल के उपयोग में आपने देखा अम्लों का जो उपयोग होता है वह लेड की बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक के रूप में, औषधि के रूप में, भोजन के रूप में, इस प्रकार से कई प्रकार से अम्ल का उपयोग है। फिर आप लोगों ने लास्ट में कह सकते हैं आप अम्ल के प्रकार आप लोगों ने देखा तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल की परिभाषा ये होती है कि ऐसे अम्ल
जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जिससे HCl है, H2SO4 है। फिर इसके बाद आप लोग दुर्बल अम्ल में आए। बताया गया कि ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो उसके अंतर्गत आप लोगों ने साइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड देखा है। आज के वीडियो में इतना है।